अनुराधा तन्मय की कंपनी आई हुई थी। जैसा कि पूर्वी ने कहा था, उसे सबसे पहले तन्मय से मिलकर दवाई देना था और वो उसी को लेकर तन्मय के केबिन की तरफ जा रही थी, तभी एक लड़की उसे रोकती है। अनुराधा जब देखती है उसके सामने खड़ी लड़की गुस्से में उसे देख रही है, तो उस लड़की को देखते हुए कहती है, अयो अम्मा, तुम मुझको बीच रास्ते में क्यों रोकता। अनुराधा की बात को सुनकर वह लड़की कंफ्यूज होकर कहती है, तुम कौन हो और ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है तुम हमारे शहर में रहने वाले नहीं हो। बाय द वे, तुम बिना परमिशन के या बिना अपॉइंटमेंट लेटर के हमारे सर से मिलने नहीं जा सकती हो। तुम्हें अगर हमारे बॉस से मिलना है तो उससे पहले तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर दिखाना होगा। उस लड़की की बात सुनकर अनुराधा मुंह बनाकर कहती है, अयो अम्मा, तुम मेरे को परेशान करता, मैं यहाँ पर हैंडसम मैन से मिलने आता तो तुम मेरे को अंदर जाने से नहीं रोकता, अगर तुम मेरे को अंदर जाने से रोकता तो मैं तुमको पनिशमेंट देता। अनुराधा की बात सुनकर वह लड़की गुस्से में कहती है, देखो, यह आहूजा कंपनी है, इस शहर का जाना माना कंपनी, और तुम यहाँ आकर फालतू का तमाशा नहीं कर सकती हो। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, इससे पहले कि मैं गार्ड को बुलाकर तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूं। उस लड़की की बात सुनकर अनुराधा को गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में उस लड़की को देखते हुए कहती है, तुम्हारा हिम्मत कैसे होता मेरे से ऊंची आवाज में बात करने का। मैं तुमको कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब मेरे को बोलना नहीं आता। मेरे रास्ते से साइड होता, वरना मैं तुमको इस कंपनी से धक्के मारकर बाहर निकालता। अनुराधा ने इतना ही कहा था, तभी आर्यन वहां आया। पहले तो आर्यन को पता नहीं था वहां अनुराधा आई हुई है, लेकिन जब वह अपने काम से लेकर लिफ्ट की ओर जा रहा था, तभी उसे अनुराधा का आवाज सुनाई दिया और वह आवाज को सुनकर सीधे उन दोनों के पास आ गया। जैसे ही आर्यन उन दोनों के पास आया, वह अनुराधा को देखकर हैरान होकर कहने लगा, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें किसने कहा था कंपनी आने को। आर्यन की बात सुनकर इससे पहले कि अनुराधा कुछ कहती, उस बीच में वह लड़की आर्यन को देखते हुए कहती है, सर, मैं भी इस लड़की को समझा रही हूँ, बिना अपॉइंटमेंट लेटर आप अंदर नहीं जा सकती है। लेकिन ये लड़की मेरी बात को नहीं मान रही है, उल्टा मुझे धमकी दे रही है कंपनी से बाहर निकालने की। अब आप ही इस लड़की को कंपनी से बाहर फेंकिए। उस लड़की की बात सुनकर अनुराधा गुस्से में उसे देखते हुए कहती है, अयो रामा, तुम मेरे पर ब्लेम क्यों करता, सबसे पहले तुम मेरे को धमकी देता कंपनी से बाहर धक्का देने का, और अब जब डेविल मैन आता तो तुम उसके पास मेरे ऊपर ब्लेम करता। ये कहकर अनुराधा गुस्से में उस लड़की के बाल को पकड़ती है। अनुराधा की हरकत को देखकर आर्यन जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा, फिर गुस्से में कहा, तुम पागल हो गई हो, एक इंस्पेक्टर होकर तुम बच्चों की तरह लड़ाई क्यों कर रही हो। यह आहूजा कंपनी है, अगर तन्मय को पता चला तुम यहाँ आकर तमाशा कर रही हो तो मैं तो छोड़ो, वही तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल देगा। आर्यन की बात सुनकर अनुराधा मुंह बनाकर कहती है, डेविल मैन, तुम मेरे को डांटता, लेकिन ये लड़की मेरे साथ इतना बदतमीज से बात करता, तुम उसको कुछ नहीं कहता। मैं यहाँ पर इसलिए आता क्योंकि मेरे को इनोसेंट सुंदरी यहाँ भेजता। अनुराधा की बात सुनकर आर्यन कंफ्यूज होकर कहता है, इनोसेंट सुंदरी यानी कि पूर्वी भाभी। पूर्वी भाभी ने तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है, तुम्हें तो पूर्वी भाभी के साथ होना चाहिए था ना। आर्यन की बात सुनकर अनुराधा मुस्कुराते हुए कहती है, अयो अम्मा, मैं उसके साथ ही होता, लेकिन वह मेरे को कहता कि उसको प्रैक्टिस पर जाना होता, उसका कल का मैच होता, तो फिर वो मेरे को यह सामान देता जिसमें हैंडसम मैन का दवाई होता और लड्डू होता जो मेरे को उसे देना होता।
लेकिन जब मैं ये सब लेकर हैंडसम मैन के पास जाता तो ये लड़की बीच में मेरे को रोककर कहता कि मैं अंदर नहीं जा सकता। अनुराधा की बात सुनकर अब जाकर आर्यन को समझ आया, अनुराधा क्यों कंपनी आई हुई है। ये सोचकर वह उस लड़की को देखते हुए कहता है, जोया यह इंस्पेक्टर अनुराधा है और हमारी खास मेहमान हमारे फैमिली का हिस्सा है, तो जब भी ये कंपनी आएगी तो तुम इसे अंदर जाने से नहीं रोकोगी। आइंदा से तमाशा करने से पहले 100 बार सोच लेना, अगली बार अगर तुमने वापस से तमाशा किया तो मुझे मजबूरन तुम्हें जॉब से निकालना पड़ेगा। ये कहकर वह अनुराधा को लेकर तन्मय के केबिन की तरफ चला गया। अनुराधा जब आर्यन के मुंह से फैमिली सुनती है तो वह हैरान होकर कहती है, तुम उसको झूठ क्यों कहता, मैं तुम्हारा कोई फैमिली नहीं होता तो तुम फिर उस लड़की को ये क्यों कहता, मैं तुम्हारा फैमिली का हिस्सा होता। अनुराधा की बात सुनकर आर्यन फाइल को देखते हुए कहता है, इस बारे में ज्यादा ना ही सोचो तो बेहतर होगा, अभी फिलहाल के लिए जिस काम के लिए आए हो वो काम करो और चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मैं नहीं चाहता हूँ कोई अनजान हमारे कंपनी में ज्यादा देर तक रुके। आर्यन ने इतना ही कहा था तभी वह अनुराधा को लेकर तन्मय के केबिन के पास आया, फिर उसे अंदर जाने का इशारा करते हुए कहा, तुम तब तक तन्मय से मिल लो, मैं अपना काम खत्म करके आता हूँ। ये कहकर आर्यन वहां से चला गया। आर्यन जा चुका था ये देखकर अनुराधा चुपके से केबिन का दरवाजा खोलती है। जैसे केबिन का दरवाजा खुला, उसका नजर तन्मय पड़ गया जो लैपटॉप पर काम कर रहा था। तन्मय को काम करते हुए देखकर अनुराधा केबिन के दरवाजे को पूरा खोलकर तन्मय को देखते हुए कहती हैं, क्या मैं तुम्हारे केबिन के अंदर आता। अनुराधा की आवाज सुनकर तन्मय का नजर लैपटॉप से हटकर उसके चेहरे पर गया। अपने केबिन में अनुराधा को देखकर तन्मय आंखें छोटी करके कहता है, मेरे केबिन में आने के बाद पूछती हो क्या तुम अंदर आ सकती हो। अब जब अंदर आ ही गई हो तो बताओ किस काम के लिए आई हो। तन्मय की बात सुनकर अनुराधा अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहती है, वह मेरे को इनोसेंट सुंदर तुम्हारे पास भेजता, तुम उससे नाराज होता तो उसको तुम्हारा फिक्र होता, तुम सुबह सुबह घर से जल्दी निकलता और जल्दी में अपना दवाई घर पर ही भूलता। इनोसेंट सुंदर अपना प्रैक्टिस के लिए सेंटर जाता, तभी मैं भी उसके साथ होता तो वह मेरे को ये दवाई देकर कहता कि मैं ये सारा दवाई तुम्हारे पास पहुंचाता। अनुराधा की बात सुनकर तन्मय हैरान होकर रहता है, क्या पूर्वी प्रैक्टिस पर गई है, लेकिन आज तो उसका सेंटर बंद था ना। तन्मय की बात सुनकर अनुराधा अपना सर पीटते हुए कहती है, अयो अम्मा हाँ, पहले सेंटर बंद होता लेकिन फिर कोच का मैसेज आता कि कल इम्पोर्टेंट मैच होता तो आज आखिरी बार सबको प्रैक्टिस करना होता, इसलिए इनोसेंट सुंदरी मेरे साथ सेंटर जाता। अनुराधा की बात सुनकर अब जाकर तन्मय को ध्यान आया पूर्वी का कल मैच होने वाला है। ये सोचकर वह अनुराधा को देखते हुए रहता है, अच्छा ठीक है, तुम ये दवाई टेबल पर रख दो और चुपचाप पूर्वी के पास जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ पूर्वी इस समय अकेले रहे। स्टेशन पर हुए हमले के बाद में पूर्वी को बाहर अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तन्मय की बात सुनकर अनुराधा मुस्कुराते हुए कहती हैं, जब तुमको अपना पत्नी का इतना फिक्र होता तो तुम अपनी पत्नी से नाराज क्यों होता। तुमको पता तुम नाराज होता तो तुम्हारा पत्नी तुम्हारा बहुत फिक्र करता, वह दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता। तुम उससे बात नहीं करता, लेकिन जब वो ये सोचता तो उसको रोना आता, मैं उसको रोते हुए देखता। अनुराधा की बात सुनकर तन्मय गहरी सांस लेकर कहता है, देखो अनुराधा, तुम एक इंस्पेक्टर हो, अगर उस दिन हमला वाले जगह पर तुम बंदूक चलाई होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंस्पेक्टर सही समय रहते अपने बंदूक को यूज कर सकते हैं क्योंकि उनको अधिकार मिला होता है, और हमारे जो बॉडीगार्ड होते हैं उन्हें भी लाइसेंस मिलता है।
ये सब करने का ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है। मैं एक अंडरग्राउंड माफिया हूँ। और हम माफिया भी जल्दी किसी पर हमला नहीं करते हैं। लेकिन जब हमला बढ़ जाए तब हम रुकते भी नहीं है। लेकिन पूर्वी मेरी पत्नी के साथ साथ एक आम इंसान है, जिसको किसी चीज का अधिकार नहीं मिला है। और उसने उस दिन बिना डरे बिना सोचे बंदूक उठाकर उन सभी को मारा जो उसे नहीं करना चाहिए था। मैंने हमेशा से आर्यन को भी यही कहा है, जब मैं अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए जाऊं तो वो मेरे साथ नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अपने से ज्यादा अपनों की फिक्र होती है। और उस दिन पूर्वी वहां आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं होगा, पीके बहुत घटिया इंसान है। उसे जरा भी पता चला पूर्वी मेरी पत्नी है तो वो मुझे छोड़कर पूर्वी के पीछे पड़ जाएगा। और पूर्वी के साथ क्या करेगा इस बात का अंदाजा तुम्हें भी नहीं होगा। तन्मय की बात सुनकर अनुराधा को काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि वह पीके की सारे करतूत को जानती हैं। उसे ये भी पता है पीके कैसा इंसान है। लेकिन वह फिलहाल के लिए पीके के सारे करतूत को तन्मय को नहीं बता सकती है। ये सोचकर वह उसे देखकर में कहती है, मैं जानता तुमको इनोसेंट सुंदरी का बहुत फिक्र होता, लेकिन उस बेचारी ने तो एक बार गलती करता, तुम उसका एक गलती तो माफ कर सकता। अनुराधा की बात सुनकर तन्मय उसे देखते हुए कहता है, मैं जानता हूँ अनुराधा, तुम बहुत इमोशन हो, इसलिए किसी को उदास देखकर तुम भी उदास होती हो। लेकिन एक बार इंस्पेक्टर बनकर सोचो, तुम इंस्पेक्टर हो, उसके बावजूद भी तुम इल्लीगल काम करने वाले लोग को देखती रह जाती है। पूर्वी ने जो किया है ना, वो बहुत बड़ा गुनाह है। इस गुनाह का माफी भी मैं उसे नहीं दे सकता हूँ। मैं उससे नाराज इसलिए हूँ, क्योंकि मैं उसे सबक सिखाना चाहता हूँ। उसने जो किया है वो गलत है। अगर मैं ऐसे ही उसकी इस हरकत को माफ कर दूँ, तो आगे चलकर हो सकता है वो कभी भी मुझे बचाने के लिए इससे भी बड़ा कदम उठा ले। उसे मेरे साथ यही सब करना है तो फिर उसे मेरे जैसा बनना पड़ेगा। लेकिन वह बन नहीं पाएगी, क्योंकि वह एक ऐसी लड़की है जो मच्छर को मारने से पहले सोचती है। उसे वह मारे या नहीं मारे, लेकिन कल उसने मुझे तड़पते हुए देखकर गुस्से जो सबको मार दिया, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसलिए मैं चाहता हूँ पूर्वी को एहसास हो उसने जो किया है ना, वह गलत किया है। और आगे चलकर कभी भी ऐसी सिचुएशन आए तो बंदूक ना उठाएं और ना ही कोई इल्लीगल काम करें। अगर उसे मेरे ना बात करने से दुख होता है, तो यही सही, कम से कम उसे सबक मिलेगा। वह मेरी पत्नी है, इसलिए उसे मैं सजा नहीं दे सकता हूँ। वह मेरे बेटे की माँ है। अगर मैंने पूर्वी को सजा दे दिया ना, तो मेरा बेटा मुझसे नफरत करेगा, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। ये कहकर तन्मय एक नजर अनुराधा को देखा, फिर अपने फोन को देखने लगा। उसके फोन पर आर्यन का मैसेज आया हुआ था। ये देखकर तन्मय अनुराधा से कहता है, तुम ये दवाई रखकर यहाँ से जा सकती हो, मुझे जरूरी काम है, फिलहाल के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ। जब आऊंगा तब दवाई खा लूंगा। ये कहकर तन्मय बिना अनुराधा को देख अपना फोन लेकर वहां से चला गया। ऑडियो बाय साकिल JX07। तन्मय अपने केबिन से बाहर जा चुका था। ये देखकर अनुराधा को पीके का बात याद आया। पीके ने कहा था उसे एक फाइल ढूंढना है जो नीले रंग का है। ये सोचकर अनुराधा जल्दी से तन्मय के केबिन को छानबीन करने लगी। हालांकि अनुराधा को डर भी लग रहा था, कहीं कोई केबिन में आ ना जाए। लेकिन तब भी वो बार बार पीके के बताए हुए फाइल को ढूंढ रही थी। फाइल को ढूंढते ढूंढते अनुराधा कुछ कुछ समय पर गेट की तरफ भी देख रही थी। काफी देर तक फाइल ढूंढने के बाद जब अनुराधा को फाइल नहीं दिखा तो वह परेशान हो गई। लेकिन तभी उसका नजर तन्मय के टेबल के नीचे वाले डोर पर गया, जो काफी सीक्रेट जगह पर रखा हुआ था। ये देखकर वह टेबल के पास जाने लगी।
लेकिन इससे पहले कि वह उस टेबल के पास जाकर पाइल्स को ढूंढने की कोशिश करती, तभी केबिन का दरवाजा खुला और आर्यन केबिन के अंदर आया। आर्यन को पता था तन्मय अपने केबिन में नहीं है, इसलिए वह तन्मय के लैपटॉप से कुछ काम करने के लिए अंदर आ रहा था। लेकिन जब उसने देखा अनुराधा अभी भी केबिन में है तो उसका आंखें छोटा हो गया। वह अनुराधा को घूरते हुए देखकर कहता है, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो? तन्मय को गए हुए आधा घंटा से ज्यादा हो गया है और तुम अभी तक यहाँ पर हो। आर्यन की बात सुनकर अनुराधा घबरा चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह आर्यन को क्या कहे, क्योंकि एक तरफ से वो पकड़ी जा रही थी। ये सोचकर वह आर्यन को देखती है, लेकिन तभी उसका नजर पूर्वी के दिए हुए लड्डू पर गया। लड्डू को देखते ही अनुराधा आर्यन को देखते हुए कहती है, अयो अम्मा, मैं जानता हैंडसम मैन यहाँ से आधा घंटा पहले जाता, लेकिन मैं यहाँ रुकता क्योंकि मेरे को ये टिफिन लेकर जाना होता। टिफिन में इनोसेंट सुंदरी हैंडसम मैन के लिए लड्डू बनाता और इनोसेंट सुंदरी मेरे से कहता हैंडसम मैन को लड्डू खिलाकर टिफिन लेकर आता, इसलिए मैं रुकता। ये कहकर अनुराधा चैन की सांस लेती है, क्योंकि उसे झूठ बोलने का मौका मिल चुका था। वही जब आर्यन अनुराधा के बातों को सुना तो वह तन्मय के सीट पर आकर लैपटॉप को ऑन करते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ, जब मैं आऊंगा घर तो टिफिन लेकर आ जाऊंगा। वैसे भी तन्मय अभी यहाँ पर नहीं है, कुछ देर बाद वो यहाँ पर आएगा तो मैं उसे दवाई और लड्डू दोनों खिला दूंगा। आर्यन की बात सुनकर अनुराधा हंसते हुए कहती है, ठीक है, अगर तुम कहता तो मैं यहाँ से जाता, लेकिन हाँ, तुमको इस बात का ध्यान रखना होता। इनोसेंट सुंदर जो लड्डू हैंडसम मैन के लिए बनाता वह तुम एक भी नहीं खाता, क्योंकि मेरे को पता होता तुमको और हैंडसम मैन को लड्डू बहुत पसंद होता। ये कहकर अनुराधा हंसते हुए केबिन से बाहर निकल गई। जब आर्यन ने अनुराधा के बातों को सुना तो उसका मुंह बन गया। ये तो सच था, उसे और तन्मय को लड्डू बहुत पसंद था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि कोई भी उसे ऐसा कुछ कहेगा, खास करके अनुराधा। ये सोचकर आर्यन मुंह बनाकर खुद से कहता है, ये लड़की भी ना एक नंबर की पागल है, पता नहीं इसका काम कब खत्म होगा और कब जहां से जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी अपना प्रैक्टिस खत्म करके घर आ चुकी थी। जब वह प्रैक्टिस खत्म करके घर आ रही थी, तभी अचानक से उसको अपने सिर में काफी दर्द हो रहा था। लेकिन उसने सोचा ज्यादा प्रैक्टिस करने की वजह से शायद वह थक चुकी है, और जिस वजह से उसे इतना सर दर्द हो रहा है। घर आते आते रात हो चुका था, जिस वजह से पूर्वी बिना खाना खाए कमरे में जाकर चुपचाप सो गई। ज्यादा थके रहने की वजह से उसे बहुत जल्द नींद भी आ गया। रेहान भी अपनी मम्मी को इतना जल्दी सोते हुए देखकर हैरान था, लेकिन जब उसने देखा उसकी मम्मी प्रैक्टिस करने की वजह से ज्यादा थक गई है, तो उसने पूर्वी को डिस्टर्ब भी नहीं किया, बल्कि वह चुपचाप पूर्वी के पास जाकर आराम से सो गया। आधी रात को जब तन्मय घर आया तो उसने देखा पूर्वी गहरी नींद में सो रही है। पूर्वी के मासूम चेहरे को देखकर तन्मय चुपके से उसके पास आया। फिर उसके बगल में बैठ कर उसे सुंदर चेहरों को देखते हुए कहता, तुम ऐसा काम क्यों करती हो जिसकी वजह से मुझे तुम पर गुस्सा होना पड़ता है? पहले मैं सोचता था तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर कर रही हो, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी तो मेरे दिल में तुम्हारे प्रति प्यार बढ़ने लगा। लेकिन मैं उस प्यार को समझ नहीं पा रहा था, और जब तक मैं समझ पाया तब तक तुमने इतना गलत काम कर दिया। सालों पहले मेरे भाई ने एक मासूम की जान ली थी, जिसकी सजा मेरे परिवार ने और मैंने उसे बचपन में ही सुनाई थी। उसके बाद से मेरे भाई को कोई भी याद नहीं करता है, और ना ही मैं कभी याद करने दूंगा। तुमने भी वैसा ही किया है।
लेकिन बस फर्क ये है कि तुमने मेरे दुश्मनों को मारा है। पर पूर्वी, मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे हाथ में हथियार आए। तुम और मेरा बेटा मेरी अलग से दुनिया हो। मैं तुम दोनों को अपने माफिया वाले दुनिया से दूर रखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ तुम दोनों मेरे माफिया वाले दुनिया में जाओ। ये कहकर तन्मय एक नजर पूर्वी के चेहरे को देखा, फिर नीचे झुककर धीरे से उसके माथे पर हल्का सा किस किया। किस करने के बाद तन्मय अपनी जगह से उठा, फिर वॉशरूम जाकर कपड़े चेंज करके आया। कपड़े चेंज करने के बाद वह चुपचाप रेहान के बगल में जाकर सो गया। वहीं दूसरी तरफ अनुराधा का कमरा। अनुराधा अपने कमरे के बालकनी में खड़े होकर बाहर का नजारा देख रही थी। तभी उसके फोन पर पीके का कॉल आया। पीके के कॉल को देखकर अनुराधा गहरी सांस लेकर उसके कॉल को उठाती है। तभी पीके फोन की दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज में कहता है, मेरे आदमी ने तुम्हें कोई काम दिया था, क्या तुमने वह काम किया या फिर तुम उस परिवार में घुल मिल गई हो? मैं ये बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि तुम्हारी हरकतों को देखकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। पीके की गुस्से भरी बातें सुनकर अनुराधा को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए वह पीके पर गुस्सा नहीं कर सकती थी। ये सोचकर वह शांत होकर कहती है, देखो पीके, मैं तुम्हारा करता, इसके लिए तुम्हारा इसी में भलाई होता, तुम मेरे को कुछ नहीं कहता। रहा बात जो तुम्हारा आदमी कहता, वह मैं करने की कोशिश करता। मैं तन्मय सर का ऑफिस भी जाता वो फाइल ढूंढने के लिए, लेकिन जब मैं वो फाइल ढूंढता तो मुझे वह फाइल कहीं भी नहीं मिलता। फिर मेरे को कहीं से पता चलता तन्मय सर अपना इम्पोर्टेंट फाइल्स कोई ऐसी जगह रखता जिसके बारे में कोई नहीं जानता। मेरे को थोड़ा सा समय देता ताकि मैं अच्छे से पता करता और तुम्हारा काम करता, तो तुम बार बार मुझको कॉल करके परेशान ना करता। मैं आहूजा मेंशन में रहता और यहाँ पर पहले से लोगों का नजर मुझ पर हमेशा रहता। अगर उसको पता चलता मैं तुम्हारा भेजा हुआ नकली इंस्पेक्टर होता तो ये लोग बिना कुछ सोचे मेरे को खत्म करता। अनुराधा के गुस्से भरी बातें सुनकर पीके गुस्से में कहता है, ए लड़की, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत कर। तुम्हारा बॉस हूँ मैं, और हाँ, जिस थाली में खाना खा रही हो उस थाली में छेद करने के बारे में सोचना भी मत, मेरी नजर हमेशा तुम्हारे ऊपर रहेगा। पीके की बात सुनकर अनुराधा गहरी सांस लेकर कहती है, आयो अम्मा, मेरे को पता होता तुम्हारा नजर हमेशा मेरे ऊपर होता और मैं तुमसे वादा करता तो उस वादा को निभाता। इसलिए मेरे को सबसे पहले तन्मय आहूजा का दिल जीतना होता, ताकि वह मुझ पर आंखें बंद करके यकीन करता और मुझको अपना सब कुछ सीक्रेट बताता। अनुराधा के बात को सुनकर पीके के होठों पर मुस्कुराहट आ गया। वो मुस्कुराते हुए अनुराधा से कहता है, चलो अच्छी बात है, तुम्हें पता तो है तुम्हें किस काम के लिए बाहर रखा गया है। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे ऊपर मेरी नजर तो है ही, लेकिन हो सकता है तन्मय को शक हो जाए तुम पर, क्योंकि तन्मय आहूजा बहुत शातिर इंसान है और ऐसे में तुम उससे बच कर रहना और मुझे हर पल की खबर देते रहना। मुझे सब कुछ जानना है उसके बारे में। उसने जो स्टेशन पर मेरे आदमियों को खत्म किया है उसका भी बदला मैं उससे लूंगा, लेकिन समय आने पर। ये कहकर पीके ने तुरंत कॉल कट कर दिया। अनुराधा जब देखती है फोन कट हो चुका है तो वह अपना फोन टेबल पर रखकर खुद से कहती है, ये तुम बहुत गलत करता पीके, मैं तुम्हारा काम करने के लिए यहाँ आता। तुम तो बार बार मुझको धमकी देता, लेकिन मैं भी अपनी बहन का बहन होता और कोई भी बहन अपनी बहन का घर नहीं उजाड़ता। वैसे तो मैं यहाँ पर तुम्हारा काम करने को आता, लेकिन जब से मुझको पता चलता यहाँ मेरी बहन का परिवार होता तो मैं सोचता अब मैं इस परिवार को टूटने नहीं देता। ये कहकर अनुराधा चुपचाप अपने कमरे के अंदर आ गई। सुबह का समय
पूर्वी सी आंख खुलती है फोन की घंटी से। तब वो उठती है तो देखती है सुबह के 7 बजे बज गए हैं, लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। ये देखकर वह जल्दी से बेड से उठकर बैठती है। कमरे में किसी को ना देखकर पूर्वी का मन उदास हो जाता है, क्योंकि उसे अभी भी तन्मय का ख्याल आ रहा था। तन्मय अभी तक उसे ठीक से बात नहीं कर रहा था, और खासकर कि आज तो उसका मैच होने वाला था। लेकिन तन्मय ने उसे एक बार भी ऑल द बेस्ट नहीं बोला। ये सोचकर पूर्वी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। पूर्वी देखती है उसके फोन पर कोच का कॉल आ रहा है, तो वह कोच के कॉल को कट करके मैसेज करके बेड से उठती है, फिर फ्रेश होने के लिए बाथरूम चली जाती है। थोड़ी देर में पूर्वी कपड़े बदलकर जैसे ही कमरे में आई, उसका नजर सोफे पर बैठा हुआ आर्यन पड़ गया। आर्यन सोफे पर बैठकर फोन चला रहा था। ये देखकर पूर्वी हैरान होकर कहती है, आर्यन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वह भी इतनी सुबह सुबह, रेहान कहाँ है? पूर्वी को देखकर आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाभी, रेहान अनुराधा के पास है, क्योंकि वह उसे स्कूल लेकर जाएगी। और मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, क्योंकि मैं आपको लेकर जाऊंगा जहां पर आपका मैच होने वाला है, यानी कि स्टेडियम। आर्यन की बात सुनकर पूर्वी का मन उदास हो गया, क्योंकि उसे लगा था तन्मय उसे लेने के लिए आएगा। पर तन्मय की जगह आर्यन को देखकर पूर्वी उदास मन से कहती है, क्या अभी भी मुझसे नाराज हैं? क्या मुझे ऑल द बेस्ट कहने के लिए भी नहीं आएंगे? अगर वह नहीं आएंगे तो मैं कैसे खेल पाऊंगी? पूर्वी की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मैं जानता हूँ आपको बुरा लग रहा है ये जानकर, क्योंकि तन्मय आपको लेने के लिए नहीं आया है। लेकिन आप उसकी बातों को सोचकर अपना मन उदास मत कीजिए, क्योंकि सच कहूँ तो तन्मय ही आपको लेने के लिए आ रहा था, लेकिन उसे बहुत इम्पोर्टेंट काम याद आ गया, जिस वजह से उसे मजबूरन अपने काम के लिए बाहर जाना पड़ा। इसलिए तो उसने मुझे खास करके कहा है कि मैं आपका पूरा ध्यान रखूं और आपके साथ स्टेडियम जाओ। जब तक आपका मैच खत्म ना हो जाओ तब तक आपके पास रहूं। आर्यन की बात सुनकर पूर्वी को कोई खुशी तो नहीं मिला था, क्योंकि वह सोची थी जब वह मैच खेलने के लिए जाएगी तब तन्मय को अपने पास रखेगी, ताकि तन्मय को देखकर उसे हौसला मिल पाएगा। पर अब जब तन्मय अपने काम के लिए बाहर चला गया है तो वह कुछ भी नहीं कर सकती। ये सोचकर वह आर्यन को देखकर कहती है, ठीक है आप इंतजार कीजिए, मैं तैयार होकर आ रही है। ये कहते ही पूर्वी मिरर के सामने जाकर तैयार होने लगी। ऑडियो बाय साकिल JX07। पूर्वी तैयार होने के बाद आर्यन के साथ घर से बाहर निकल चुकी थी। हालांकि तन्मय ने पूरे परिवार को कहा था पूर्वी के कबड्डी मैच में जाने के लिए, लेकिन तुलसी आहूजा और किरण आहूजा को छोड़कर सभी पूर्वी के मैच को देखने के लिए निकल चुके थे। तुलसी आहूजा जब देखती है सारे घर वाले जा चुके हैं तो वह अपने बगल में बैठी किरण आहूजा को देखते हुए कहती है, पूर्वी यह कबड्डी मैच जीत पाएगी। तुलसी आहूजा की बात सुनकर किरण आहूजा हंसते हुए कहती है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। जिस लड़की के साथ अतीत में इतना धोखा दिया हो, वो लड़की भला आसान तरीके से कबड्डी कैसे खेल सकती है? मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ जब जब वो कबड्डी खेलने की कोशिश करेगी तब तक उसे अपने अतीत अपनी नज़रों के सामने दिखाई देगा। भले ही पूर्वी दिखाती हो उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब अतीत नज़रों के सामने दिखाई देता है ना, तब इंसान को कुछ भी समझ नहीं आता है। वैसे क्या आपने कुछ सोचा है अगर बाई चांस वह लड़की जीत गई तो? किरण आहूजा की बात सुनकर तुलसी आहूजा शैतान भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहती हैं, मैं उस पूर्वी को जीतते हुए नहीं देख सकती हूँ।
अगर वो पूर्वी जीत गई तो उस लड़की का सपना पूरा हो जाएगा और उसका सपना पूरा होगा, फिर वह मेरे पोते के पीछे पड़ जाएगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मुझे कुछ ऐसा करना है जिसके बाद पूर्वी खुद मेरे बेटे को छोड़कर चली जाए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने कुछ भी किया तो तन्मय का शक सबसे पहले मेरे ऊपर जाएगा। तुलसी आहूजा की बात सुनकर किरण आहूजा मुस्कुराते हुए कहती है, बात तो आप सही कह रही हैं, लेकिन फिर भी आपको कुछ करना चाहिए था। वैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने कुछ किया है तो। किरण आहूजा की बात सुनकर तुलसी आहूजा कंफ्यूज होकर कहती हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, साफ साफ बताओ। ऐसे घुमा फिरा कर मेरे सामने बात करने की कोशिश मत करो। तुलसी आहूजा को कंफ्यूजन में देखकर किरण आहूजा मुस्कुराते हुए कहती हैं, जब आर्यन किचन में आया था तो मैंने उससे पूछा कि तुम जूस किसके लिए बना रहे हो, तो उसने कहा कि वह जूस नहीं, प्रोटीन बना रहा है पूर्वी भाभी के लिए। जब पूर्वी कबड्डी खेलेगी तब उसे प्रोटीन दिया जाएगा। ये कहने बाद आर्यन थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, तब मैंने उस प्रोटीन में नींद की दवाई मिलाई। जब पूर्वी उस प्रोटीन को पिएगी तो वह नींद में चली जाएगी, फिर उसे खेलने का मौका ही नहीं मिलेगा। किरण आहूजा की बात सुनकर तुलसी आहूजा की आंखें चमक उठी। उन्हें यकीन नहीं हुआ उनकी छोटी बहू इतनी शातिर निकलेगी। ये सोचकर तुलसी आहूजा खुश होकर कहती है, अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, वैसे तुम्हारे काम की तारीफ करनी पड़ेगी। मेरे साथ रह रहकर मेरी तरह बन रही हो। लेकिन याद रखना, अपना यह शातिर दिमाग वही चलाना जहां मैं चलाने को कहूंगी। तुलसी आहूजा की बात सुनकर किरण आहूजा हंसते हुए कहती है, मुझे पता है माँ, इसलिए तो मैंने वहीं पर अपना दिमाग चलाया जहां पर आप चलाना चाहती थी। पर आप चला नहीं पाए, पर कोई बात नहीं, मैं करूं या आप करें, बात तो एक ही है, हम दोनों को ही पूर्वी को इस घर से निकालना है। वैसे आपका परमिशन हो तो क्या मैं तन्मय से अपने बेटे की बात करूं? मेरा बेटा का बहुत मन है यहाँ आने का, मैं जानती हूँ आप लोग उसका नाम सुनकर ही गुस्सा होने लगते हो। लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और उसे अपना पश्चाताप भी पूरा कर लिया है। इसलिए तो मैं आपसे जिद कर रही हूँ, मैंने आपके लिए इतना कुछ किया है, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? किरण आहूजा की बात सुनकर तुलसी आहूजा गहरी सांस लेकर कहती है, मैं अपने पति से इस बारे में बात की थी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा है, अगर तुम्हारा बेटा सुधरा है तभी उसे घर में लेकर आना होगा, तुम्हें तन्मय से बात करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं जानती हूँ अगर तुम उससे बात करोगी तो वह शायद सीरियस नहीं लेगा। इसलिए मैं खुद उससे बात करूंगी। ये कहकर तुलसी आहूजा अपनी जगह उठी, फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी तरफ स्टेडियम में आज पूर्वी की टीम के साथ साथ दूसरे शहर के टीम का भी कबड्डी मैच स्टेडियम में होने वाला था, जिसमें ए ग्रुप का मैच सबसे पहले होता। आर्यन पूर्वी को लेकर स्टेडियम पहुंच चुका था। जब पूर्वी देखती है सारे लोग अब तक आ चुके हैं तो वह चुपचाप चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े बदलने चली गई। कपड़े बदलकर पूर्वी जैसे ही बाहर निकली, उसकी नजर पृथ्वी पर पड़ती है, जो ठीक दरवाजे के पास खड़े होकर उसे ही देख रहा था। पृथ्वी को देखते ही पूर्वी को वापस से सब कुछ याद आने लगा। पृथ्वी ने जब देखा, उसे देखकर पूर्वी ना ही मुस्कुरा रही है और ना ही उसके पास आ रही है, तो वह चुपचाप पूर्वी के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ पूर्वी, मुझे यहाँ देखकर तुम खुश नहीं हो? तुम्हें अंदाजा भी है मैं कितना खुश हूँ तुम्हें यहाँ देखकर। जब मुझे पता चला तुम कबड्डी मैच खेलने के लिए आ रही हो तो मैं तुरंत यहाँ आ गया, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना, तुम जब जब कबड्डी खेलती हो तब तब मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। और आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले ही तुम्हारी शादी किसी और से हो गई हो।
लेकिन आज भी मेरे दिल में तुम्हारी जगह उतनी ही है जितनी पहले थी। पृथ्वी की बात सुनकर पूर्वी को तो काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए वो पृथ्वी को बताना नहीं चाहती थी, उसे सच पता चल चुका है। ये सोचकर वह मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता था पृथ्वी कोई आए या ना आए लेकिन तुम जरूर आओगे, और मुझे काफी अच्छा लगा ये देखकर कि तुम सिर्फ मेरे लिए यहाँ आए हो। पूर्वी की बात को सुनकर पृथ्वी चैन की सांस लेता है, क्योंकि बरखा ने जब उसे बताया था पूर्वी को कोई फर्क नहीं पड़ता है उसके होने या ना होने से, तब उसके मन में डर बैठ गया था और वो उसी डर को खत्म करने के लिए पूर्वी से मिलने आया था। पूर्वी की बात को सुनने के बाद पृथ्वी मुस्कुराते हुए अपने बैग से एक बोतल निकाला। फिर उस बोतल को पूर्वी को देते हुए कहा, हर बार मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आता था, और आज भी मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। तुम्हें ये जूस बहुत पसंद है ना, मैं चाहता हूँ तुम ये जूस पीकर कबड्डी खेलने जाओ। पृथ्वी की बात सुनते ही पूर्वी का नजर जूस वाले बोतल पर गया। उस बोतल को देखते ही पूर्वी को तन्मय का कहा हुआ बात याद आया, जब तन्मय उसे बताया था कैसे पृथ्वी हर बार कबड्डी मैच समय पर उसके जूस में ड्रग्स मिला दिया करता था। ये याद करते ही पूर्वी मुस्कुराते हुए पृथ्वी के हाथ से जूस लेकर कहती है, तुम सच में बहुत अच्छे हो पृथ्वी, सच जानने के बाद भी तुम मेरे साथ हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कभी कभी गिल्ट महसूस होता है कि मैंने तुम्हें धोखा क्यों दिया, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम हमेशा मेरे दोस्त बनकर रहोगे, और कभी भी अगर मेरा तलाक हुआ तो मैं वापस तुम्हारी जिंदगी में आ जाऊंगी। और इस जूस के लिए थैंक यू सो मच। अभी फिलहाल के लिए मैं कबड्डी खेलने जा रही हूँ, तो जल्दी से जूस को पीकर चली जाती हूँ। ये कहकर पूर्वी वहां से बाहर निकल गई। जैसे ही पूर्वी वहां से गई तभी पृथ्वी के होठों पर शैतान बड़ा मुस्कुराहट नजर आने लगा। पृथ्वी मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, तुम्हें गिल्ट महसूस हो रहा है और मुझे मजा आ रहा है। बस एक बार तुम उस जूस को पी लो, फिर देखना तुम्हारा वापस से अतीत कैसे सामने आता है। मैं अपने सालों की मेहनत बर्बाद होने नहीं दूंगा। तुम मेरी नहीं हुई तो क्या हुआ, तुम किसी की भी नहीं होगी। तुम्हारा आज का जब न्यूज़ वायरल होगा तब तुम्हारा खुद का पति तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेगा। उसके बाद तुम वापस से मेरी जिंदगी में ही आओगी। पृथ्वी ने इतना ही कहा था, तभी किसी ने उसे कंधे पर हाथ रखा। जब पृथ्वी को एहसास हुआ कोई उसे कंधे पर हाथ रखा है तो उसके चेहरे पर परेशानी दिखने लगा। वह धीरे से अपना सर को पीछे घुमाया तो उसने देखा उसके सामने बरखा खड़ी है। बरखा को अपने सामने देखकर पृथ्वी चैन की सांस लेते हुए कहता है, तुम हो, मैं तो डर ही गया था। एक पल के लिए मुझे लगा पूर्वी वापस आई है। वैसे तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारा मैच स्टार्ट होने वाला है और तुम हो कि मेरे पास आई हो। पृथ्वी की बात सुनकर बरखा मुस्कुराते हुए करती है, मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए आई थी। वैसे मैं जानती हूँ मेरा मैच स्टार्ट होने वाला है, लेकिन मैंने सोचा यह मैच तो मुझे ही जीतना है, तो फिर टेंशन किस बात का लेना है। तुम्हें पता है कल जब मैं सेंटर गई थी तब मैंने वहां पर पूर्वी को प्रैक्टिस करते हुए देखा, और मैंने वहां जाकर ऐसा कुछ किया है जिसका अंदाजा किसी को भी, क्या पूर्वी को भी अब तक नहीं हुआ होगा। लेकिन कुछ घंटों बाद सबको पता चल जाएगा। आज मैं उस पूर्वी का हमेशा हमेशा के लिए किस्सा खत्म कर दूंगी, ताकि मेरे जहन से, मेरी जिंदगी से उस पूर्वी का नाम हमेशा के लिए मिट जाए। बरखा के गुस्से भरी बातें सुनकर पृथ्वी हैरान होकर कहता है, तुमने ऐसा क्या किया है? अगर तुमने पूर्वी के साथ कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी दुश्मनी पूर्वी से है, तुम इन सब के बीच में ना ही आओ तो बेहतर होगा। अगर पूर्वी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, इसलिए सच सच बता दो तुमने क्या किया है। पृथ्वी की बात सुनते ही बरखा उसके कंधों को थपथपाते हुए कहती हैं,
रिलैक्स बेबी, वह भी तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। तुम यहाँ पर गेम देखने आए हो ना, तो वह देखो गेम खत्म होने के बाद सब कुछ तुम्हें अपनी नजरों के सामने दिखाई देगा। ये कहकर बरखा वहां से चली गई। बरखा को जाते हुए देखकर पृथ्वी गुस्से में अपना हाथ गेट के दरवाजे हुए मारते हुए खुद से कहता है, ना जाने इस लड़की ने अब क्या कर दिया है। मैं तो बस उस जूस में ड्रग्स मिलाया हूँ, पर इस लड़की ने अगर उससे ज्यादा कुछ किया होगा तो मैं इसकी जिंदगी को नर्क बना दूंगा। ये कहकर पृथ्वी तुरंत स्टेडियम के अंदर चला गया। पृथ्वी का दिया हुआ जूस पूर्वी कचरे के डब्बे में फेंकने के बाद पूर्वी स्टेडियम के बीचों बीच आ चुकी थी। अभी तक आर्यन ने पूर्वी को प्रोटीन भी नहीं दिया था, क्योंकि उसे पूर्वी के पास जाने का मौका ही नहीं मिला। जिसके बाद वो उस प्रोटीन के बोतल को अपने पास ही रखा और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया ताकि वो पूर्वी का कबड्डी मैच देख सके। पूर्वी जब स्टेडियम के बीचों बीच आई, तो वह वहां के हवा को फील करने लगती है। सालों बाद स्टेडियम में कदम रखकर पूर्वी को काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन उसे बस एक चीज का सबसे बुरा लग रहा था, वह था तन्मय जो उसके साथ वहां पर मौजूद नहीं था। उसे इस समय तन्मय की बहुत याद आ रही थी, जिस वजह से कुछ पल के लिए उसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। लेकिन तभी उसके कानों में होस्ट की आवाज आया, जो माइक के जरिए गेम स्टार्ट होने की सूचना दे रहे थे। आवाज को सुनते ही पूर्वी पूरे स्टेडियम को देखकर मुस्कुराती है। वहां पर जितने भी लोग आए हुए थे वह सब पूर्वी को देखकर काफी खुश हो रहे थे, और साथ ही कई सारे लोग अपने साथ तरह तरह के गिफ्ट बनाकर लेकर भी आए थे। जो पूर्वी वहां खड़े रहकर देख चुकी थी, उन सभी को देखने के बाद वह एक लंबी सांस लेती है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। पूर्वी स्टेडियम के बीचों बीच में आकर खड़ी थी। उसकी नजरें स्टेडियम में आए हुए बहुत सारे लोगों पर था। उनमें से कई सारे लोग तो पूर्वी के पुराने फैंस भी थे, जिसको पूर्वी कई बार अपने सामने देख चुकी थी। इतने सारे लोगों को आज भी देखकर पूर्वी की आंखों से आंसू आ गए। वो बहुत खुश थी, लेकिन कहीं ना कहीं तन्मय को अपने पास ना देखकर उसके अंदर थोड़ी उदासी आ गई थी। तभी होस्ट माइक लेकर पूर्वी की तरफ देखकर में कहते हैं, हमें ये देखकर काफी हैरानी हो रही है। हमारी पुरानी चैंपियन मिस पूर्वी आज वापस से कबड्डी में दिखाई दे रही है। इतने सालों तक मिस पूर्वी हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन इतने सालों बाद आज उन्हें यहाँ देखकर उनके सारे फैंस के अंदर जोश आ गया है। अब देखना ये होगा आज के मैच कौन जीतेगा, क्योंकि इस बार की मैच बहुत तगड़ी वाली मैच होने वाली है। होस्ट ने इतना ही कहा था, तभी एक आदमी होस्ट के पास आकर कान में कुछ कहता है, जिसे सुनने के बाद होस्ट उदास मन से वापस से कहते हैं, हमें माफ कीजिएगा, अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक सूचना मिली है जो हम सब आपको बताना चाहते हैं। मिस पूर्वी का टीम ए है, यानी कि टीम बी जो मिस पूर्वी के साथ ऑपोजिट खेलने वाली थी, वह टीम किसी इमरजेंसी की वजह से यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैच आज ही होगा, वो भी कंपटीशन के साथ। पूरी टीम आज स्टेडियम में आ चुकी है, तो वही हमारे सर का ऑर्डर है। टीम सी जो मिस बरखा का है, वह अब स्टेडियम में आएगी, यानी कि टीम ए और सी के बीच में मुकाबला होगा। अब देखना यह है मिस बरखा और मिस पूर्वी में किसकी टीम इस बार विजेता होती है। वैसे तो मैं मिस पूर्वी को बहुत अच्छे से जानता हूं और मुझे उम्मीद है उनकी टीम ही जीत हासिल करेगी। होस्ट की बात सुनकर पूरे स्टेडियम में जोर जोर से तालियां की आवाज आने लगी। सारे स्टेडियम में आए हुए लोग बहुत खुश थे। हालांकि उनमें से कुछ टीम बी के फैंस भी मौजूद थे, जो उदास भी हो गए थे। गेम स्टार्ट होने ही वाला था। पूर्वी अपनी टीम के साथ बातें कर रही थी, वही बरखा अपनी टीम के साथ बातें कर रही थी। हालांकि बरखा की नजरें तो कई बार पूर्वी के पैरों पर जा रहा था।
क्योंकि जो कारनामा उसने किया था उसका असर अभी तक उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जिसे सोचकर बरखा खुद से कहती है, मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है। जो कि पूर्वी के पैरों में चुभा था उसका असर उस पर अभी तक हुआ क्यों नहीं? मुझे तो लगा था उसका असर होगा और वो खेलने के लिए नहीं आएगी, लेकिन वो यहाँ तो बड़े आराम से अपनी टीम के साथ बात भी कर रही है। कहीं मैं गलती से कोई और दवाई तो यूज नहीं कर दी? नहीं नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। वो दवाई लगाने से पहले मैंने कई बार उसे देख लिया था। तो मुझसे ऐसी गलती हो ही नहीं सकती है। मुझे तो लग रहा है वो दवाई का असर धीरे धीरे होगा। कैसे भी करके मुझे पूर्वी को इस गेम में हराना है। मैं उसे इंटरनेशनल मैच में तो जाने नहीं दूंगी। ये कहकर बरखा गुस्से में पूर्वी को देख रही थी। तभी उसके टीम के मेंबर बरखा को देखते हुए सवाल करते हैं, जिसे सुनकर बरखा उनके सवालों का जवाब देने लगी। जैसा कि कबड्डी मैच में टीम के साथ 7 मेंबर होते हैं, तो उसके मुताबिक दोनों टीम के कैप्टन ने पहले ही अपने मेंबर से कह दिया था कौन पहले आगे की ओर जाएगा। पूर्वी अपने मेंबर से बात करने के बाद स्टेडियम के मेन दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसके अंदर एक आस थी, तन्मय उससे मिलने के लिए जरूर आएगा। लेकिन उसकी वह आस भी अब खत्म होती जा रही थी। आर्यन ने जब देखा कैसे पूर्वी तन्मय का इंतजार कर रही है, तो उदास मन से खुद से कहता है, मैं जानता हूँ भाभी आप इस समय तन्मय को याद कर रही हो, लेकिन मैं भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। काश मैं तन्मय को अच्छे से समझा पाता, वह अपनी नाराजगी खत्म ही नहीं करना चाहता है। आर्यन ने इतना ही कहा था तभी उसके बगल में बैठी अनुराधा, जो काफी समय से वहां पर बैठी हुई थी, वह आर्यन को देखते हुए कहती है, अयो अम्मा डेविल मैन, तुम उदास क्यों होता? मैं जानता तुम्हारा भाई बेमतलब का नाराज नहीं होता। अगर देखा जाए तो तुम्हारा भाई का नाराजगी सही होता। तुम्हारा भाई और तुम माफिया होता तो ये सब करता, लेकिन इनोसेंट सुंदर तो मामूली इंसान होता। अगर उसको आज सबक नहीं मिलता तो वह आगे चलकर कुछ भी करता। फिर नुकसान तुमको तुम्हारे भाई को होता। इससे अच्छा यही होता तुम अभी खुशी खुशी इनोसेंट सुंदरी को खेलते हुए देखता, बाकी का बातें हम बाद में सोचता। अनुराधा की बात सुनते ही आर्यन ने उसे देखकर हाँ में सर हिलाया, फिर चुपचाप पूर्वी को देखने लगा। होस्ट ने देखा सब कुछ तैयार हो चुका है तो वह माइक लेकर उन सभी टीम को कहते हैं राउंड 1 स्टार होने वाला है और पहले टीम एक तरफ से शुरुआत होगा। होस्ट की बात सुनते ही सभी जोर जोर से तालियां बजाने लगे। तालियों की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी। ये देखकर पूर्वी गहरी सांस लेती है, फिर अपने मेंबर में से एक लड़की को देखकर इशारा करती है। उस लड़की ने जैसे ही पूर्वी के इशारे को देखा तो वह कबड्डी कबड्डी बोलते हुए टीम सी के तरफ गई। वही जब टीम सी ने देखा टीम बी की तरफ से कोई आ गया है तो वह सब उस लड़की से बचते हुए उसे अपने तरफ करने की कोशिश कर रहे थे। पूर्वी की टीम में से गई लड़की की टीम में से एक लड़की को छूकर जल्दी से अपनी टीम में आ गई। ये देखकर पूर्वी का टीम खुश होकर एक दूसरे से गले मिलने लगी, क्योंकि बरखा के टीम में से एक लड़की आउट हो चुकी थी। ये देखकर बरखा गुस्से में पूर्वी को देख रही थी। वहीं पूर्वी भी अपनी शैतान भरी नजरों से बरखा को देख रही थी। उसे अब बरखा को सबक सिखाना था और अब उसे इससे अच्छा मौका नहीं मिलता। ये सोचकर पूर्वी मुस्कुराती हैं। होस्ट ने जब देखा पूर्वी की टीम बरखा के टीम में से एक लड़की को आउट करके आ गई है तो वो खुश होकर सभी को अनाउंस करते हैं। होस्ट की बात खत्म होने के बाद बरखा की टीम में से एक लड़की पूर्वी के टीम में गई। बरखा उस लड़की को बहुत अच्छे से सिखाई हुई थी, जिस वजह से वो लड़की पूर्वी के टीम में आते ही पूर्वी के 2 मेंबर को छूकर जल्दी से अपनी टीम में चली आई। ये देखकर पूर्वी हैरान रह गई,
क्योंकि उसे लगा था वह सारे मेंबर मिलकर बरखा के टीम में से आई हुई मेंबर को पकड़ लेंगे, पर बरखा के टीम में से आई हुई मेंबर बहुत शातिर निकली। वह आते हैं बिना समय गंवाए तुरंत 2 को छूकर निकल भी गई। ये देखकर बरखा बहुत खुश हो रही थी। वहीं पूर्वी की टीम में से 2 मेंबर निकल चुके थे, यानी कि पूर्वी के पास अब मात्र 5 मेंबर बचे हुए थे और वहीं बरखा की टीम में 6 मेंबर। राउंड 1 अभी शुरू ही हुआ था और कंपटीशन काफी तगड़ी हो रही थी। ये देखकर होस्ट बहुत सारे न्यूज़ स्टेडियम में बैठे हुए सभी लोगों को सुनाने लगे। बरखा के 3 में से गई लड़की बरखा के पास आकर मुस्कुराती है, तो पूर्वी अपनी टीम में से एक लड़की को बरखा के टीम में से भेजती है। ये देखकर बरखा पूर्वी टीम में से आई हुई मेंबर से बचते हुए उसे अपने तरफ पकड़ने की कोशिश करती है और तभी बरखा के सारे मेंबर उस लड़की को कसकर पकड़ लेती है। पूर्वी के टीम में से आए हुए मेंबर काफी समय तक अपने मुंह से कबड्डी कबड्डी बोलती रही, लेकिन जब 5 मिनट से ज्यादा बीत गए तो पूर्वी की टीम से आई हुई मेंबर थक हार कर वहीं पर अपने आप को हार साबित कर गई। ये देखकर पूर्वी का मन काफी उदास हो गया, क्योंकि यहाँ साफ दिख रहा था उसकी टीम के मेंबर काफी कम बचे हुए हैं और ऐसे में अगर कोई तगड़ी वाली उसके टीम में आ गई तो हो सकता है बहुत नुकसान होगा। होस्ट जब देखे टीम में काफी तगड़ी कंपटीशन हो रही है तो वो समय देखते हुए अनाउंस करते हैं, कंपटीशन तो काफी अच्छी हो रही है। राउंड 1 में ये बताना मुश्किल हो रहा है कौन टीम जीतेगा, लेकिन हमारे पास समय भी ज्यादा नहीं बचा है। अगर समय रहते कोई भी टीम ठीक से नहीं खेल पाया तो हमें राउंड 1 को ही वापस रिपीट करना होगा। अब दोनों टीम के पास केवल 7 मिनट बचे हुए हैं और इन 7 मिनट में अगर दोनों टीम में से कोई एक टीम किसी को हराया नहीं तो ये गेम नहीं कहलाएगा। होस्ट की बात सुनकर पूर्वी गहरी सांस लेती। तभी पूर्वी के मेंबर में से 2 लड़की पूर्वी के पास आकर कहती है, वैसे हमारे पास अभी भी हमारे होनहार मेंबर बची हुई है। अगर हम सब अच्छे से लगन के साथ इस पर ध्यान देंगे तो सामने वाली टीम को बहुत अच्छे से हरा सकते हैं। तुम फिक्र मत करो पूर्वी, मैं अभी उस टीम में जा रही हूँ। और जैसा कि तुमने मुझे बताया था कैसे टीम के अंदर जाते ही क्या करना है, मैं वैसा ही करूंगी। यह कहकर वो लड़की पूर्वी को अंगूठा दिखाकर मुस्कुराई, फिर कबड्डी कबड्डी कहते कहते बरखा के टीम में गई। वही बरखा पूर्वी के होठों पर सुकून वाली मुस्कुराहट देखकर गुस्से में उसके टीम से आई हुई मेंबर को देख रही थी। वही टीम पूर्वी की मेंबर बरखा के टीम में जाते ही सभी को छूने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर बरखा अपने मेंबर को पीछे हटने का इशारा करती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी उसके मेंबर में से कोई भी मेंबर इस बार आउट हो। उसके पास भी ज्यादा समय नहीं था, बरखा ने अपना पहला चाल शुरू कर दिया था। पूर्वी की टीम से गई हुई मेंबर एक नज़र पूर्वी को देखकर मुस्कुराई, फिर बिना समय गंवाए बरखा के टीम में से 4 मेंबर को छूकर निकल गई। ये देखकर पूर्वी कई मेंबर से खुश होकर एक दूसरे से गले मिलने लगी। वही स्टेडियम में बैठे सभी लोग ये देखकर जोर से तालियां बजाने लगे। आर्यन अनुराधा भी ये देखकर बहुत खुश हो रहे थे, जिस वजह से अनुराधा खुश होकर आर्यन के हाथ को पकड़कर खुशी से कहती है, अयो अम्मा, क्या तुम देखता, मेरे को लगता इस बार इनोसेंट सुंदरी यह गेम जरूर जीतता। अनुराधा की बात सुनकर आर्यन पहले तो अपने हाथों को देखा, फिर अनुराधा के हाथ को अपने हाथों से हटाकर गुस्से में कहा, मुझे भी दिखाई दे रहा है, मैं भी देख रहा हूँ, तुम ऐसे मुझसे चिपकना बंद करो। ये कहकर वह उसे इग्नोर किया, फिर पूर्वी को खेलते हुए देखने लगा। अब होस्ट ने भी अनाउंस कर दिया था, पूर्वी के पास अभी भी 4 मेंबर बचे हुए थे और बरखा के पास सिर्फ 2 मेंबर और उन दोनों के पास समय था मात्र 7 मिनट का। ये देखकर बरखा अपने नंबर को पूर्वी की टीम में जाने का इशारा करती है।
बरखा की मेंबर उसके इशारे को देखकर जल्दी से पूर्वी की टीम में कबड्डी कबड्डी कहते हुए गई। हालांकि 2 मिनट बीत चुके थे लेकिन वो किसी को छू नहीं पा रही थी। ये देखकर बरखा उस लड़की के ऊपर जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से वह लड़की जल्दी से पूर्वी के मेंबर में से एक मेंबर के हाथ को छूकर निकल गई। ये देखकर पूर्वी शांत रहती है, क्योंकि वह जानती थी बरखा ने जानबूझकर अपने ही टीम को उकसाया है। ये सोचकर पूर्वी अपने मेंबर को देखती है, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने पैर में बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। उसको बार बार अपने पैर में खुजली हो रहा था, जिस वजह से पूर्वी अपने पैरों को उठाकर उसे देखने की कोशिश कर रही थी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। अपने पैरों को देखने के बाद पूर्वी उसे इग्नोर करके बरखा को देखती है। तभी होस्ट ने अनाउंस किया, टाइम काफी कम बचा है। ये देखकर पूर्वी अपनी टीम के मेंबर को इशारा करती है, क्योंकि अब पूर्वी जाने वाली थी बरखा के टीम में। पूर्वी एक नज़र स्टेडियम के बाहर देखती है। उसे इंतजार था तन्मय आएगा, लेकिन तन्मय नहीं आया था। तन्मय को स्टेडियम में कहीं भी ना देखकर पूर्वी दूर बैठे आर्यन और अनुराधा को देखकर हल्का सा मुस्कुराती है, फिर आसमान की ओर देखकर एक लंबी सांस लेती है। लंबी सांस लेने के बाद पूर्वी धीरे धीरे कबड्डी कबड्डी बोलते हुए बरखा के टीम के अंदर गई। तभी बरखा और उसके बची हुई मेंबर पूर्वी से बचते हुए उसके आगे पीछे भाग रहे थे। ये देखकर पूर्वी एक नज़र बरखा की मेंबर को देखी, जो उसे पकड़ने के लिए वहां आ रही थी। ये देखते हैं पूर्वी उसे मौका देने लगी, क्योंकि पूर्वी के दिमाग में उस समय कुछ और ही चल रहा था। बरखा अपनी मेंबर को इशारा करती है। बरखा के इशारे को देखकर उसकी टीम के मेंबर तुरंत पूर्वी के पास आकर उसे कसकर पकड़ ली। ये देखकर बरखा भी पूर्वी के पास आकर उसे कसकर पकड़ ली। पूर्वी अभी भी कबड्डी कबड्डी बोले जा रही थी, लेकिन बरखा और उसकी मेंबर दोनों ही पूर्वी को कसकर पकड़ी हुई थी। वहां का माहौल काफी गंभीर हो चुका था। अब ये देखना था पूर्वी क्या उन दोनों को छोड़कर वहां से भागती है, या फिर कबड्डी कबड्डी बोलना बंद कर देती। वहां का माहौल काफी गर्म हो चुका था। होस्ट भी अनाउंस किए जा रहे थे। जब होस्ट ने देखा स्टेडियम में मौजूद जितने भी लोग हैं वो सारे शांत हो चुके हैं, तो वह जोर से चिल्लाकर कहते हैं, हमारे पास केवल 2 मिनट है। इन 2 मिनट के अंदर किसी एक टीम को पहला राउंड जीतना होगा। हॉट्स ने इतना ही कहा था। तभी पूर्वी अपने पैरों को जमीन पर दबाते हुए आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी बरखा ने उसके पैर को कसकर पकड़ा, जिस वजह से वह सीधे जमीन पर जा गिरी, लेकिन अपने मुंह से कबड्डी बोलना नहीं छोड़ी थी। पूर्वी पूरी कोशिश के साथ अपने टीम के पास जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बरखा और उसकी मेंबर ने उसे काफी कसके पकड़ा था। कोशिश करते 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 पूर्वी आखिरकार अपने और बरखा के लाइन के बीचों बीच में आ चुकी थी। अब कैसे भी करके पूर्वी को अपना हाथ अपने टीम के तरफ करना था। वहां बैठे सभी के लोगों के चेहरों पर परेशानी साफ दिख रहा था। अनुराधा भी परेशान होकर कभी पूर्वी को देखती तो कभी टाइम भी काफी कम बचा हुआ था। पूर्वी बरखा के नजरों को देखती है। जब पूर्वी ने देखा बरखा उसके पैरों को देख रही है, तो वह जल्दी से उसे जोर से धक्का देकर अपने टीम के पास गई, और तभी समय भी समाप्त हो गया। ये देखकर स्टेडियम में बैठे सभी लोग जोर जोर तालियां बजाने लगे। तालियां की गूंज पूर्वी की कानों में गूंज रही थी। वही बरखा जिसे पूर्वी ने धक्का दिया था, वह अपने लाइन से बाहर हो चुकी थी, लेकिन गेम समाप्त होने की वजह से वह अपने हाथ को देखने लगी, जिस पर हल्का खून निकल रहा था। हॉट्स माइक लेकर अपनी जगह से उठकर चिल्लाते हुए कहता है, अरे वाह, कबड्डी का पहला राउंड टीम ए ने विजेता पाली है। यानी कि मिस पूर्वी और उसकी टीम विजेता हुई है।
अब हम थोड़ी देर का ब्रेक लेंगे और उसके बाद राउंड 2 की तैयारी करेंगे। देखना यह है कि राउंड 2 टीमें विजेता होती है या फिर टीम सी। होस्ट की बात सुनकर पूर्वी चैन की सांस लेती है। उसने अपना एक जीत हासिल कर लिया था। अब उसे कैसे भी करके राउंड 2 का जीत हासिल करना है। कोच पूर्वी के पास आकर उसे पानी का बोतल देते हुए कहते हैं, विल्डन पूर्वी, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे उम्मीद थी तुम ही इस गेम को जीत हासिल कर पाओगी। कोच की बात सुनकर पूर्वी मुस्कुराते हुए कहती है, थैंक यू सर, लेकिन अभी मैंने जीत हासिल की नहीं है। मुझे राउंड 2 का भी जीत हासिल करना है। मैं पूरी लगन के साथ अपनी जीत हासिल करके रहूंगी। मेरे पति ने जो अपना सम्मान आपके पास रखा था, उस सम्मान को मैं वापस उन्हें दिलाकर रहूंगी। ये कहकर वह कोच के हाथों से बोतल का पानी लेती है। पानी पीने के बाद पूर्वी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। अभी ब्रेक खत्म होने में काफी समय था। कुर्सी पर बैठते ही पूर्वी का नजर वापस से अपने पैरों पर गया। अब जाकर पूर्वी देखती है उसके पैरों के नीचे में बहुत अजीब सा निशान बन चुका है और वह निशान जिस जगह पर है वह जगह पर काफी दर्द महसूस हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ तन्मय का ऑफिस। तन्मय अपने ऑफिस के केबिन में बैठकर कैमरे के जरिए पूर्वी को देख रहा था। उसने अपने एक खास कैमरामैन को वहां पर हायर किया था, जिसका हर समय पूर्वी के ऊपर फोकस था, क्योंकि वह चाहता था वह हर एक पल पूर्वी को ऑफिस में बैठकर देखे। तन्मय जब देखा पूर्वी बार बार अपने पैरों को देख रही है तो आंखें छोटा हो गया, क्योंकि उसने वीडियो के जरिए कई बार पूर्वी को नोटिस किया था। गेम के बीच में भी पूर्वी अपने पैरों को देख रही थी और उसे उस जगह पर खुजली भी हो रहा था। वही राउंड 1 खत्म होने के बाद भी पूर्वी बार बार अपने पैरों को देख रही थी। तन्मय ने ये देखकर तुरंत कैमरामैन को कॉल करके कुछ कहा, जिसके बाद तन्मय का नजर अपने लैपटॉप पर चल रहे लाइव वीडियो पर। तन्मय ने कैमरामैन से पूर्वी की तरफ जूम करने को कहा था। जैसे ही कैमरामैन पूर्वी के चेहरे के पास अपना कैमरा जूम किया, तभी तन्मय का नजर पूर्वी की आंखों पर गया। पूर्वी की आंखें बता रही थी जैसे उसकी आंखें बहुत ज्यादा गहरी लाल हो रही है, पर किसी का भी ध्यान उस तरफ नहीं गया। पूर्वी को देखते ही तन्मय को ना जाने क्यों अचानक से कुछ ख्याल आया। वह तुरंत अपने लैपटॉप को बंद किया, फिर अपने ऑफिस से बाहर निकल गया। वही स्टेडियम। ब्रेक खत्म हो चुका था, जिसके बाद वापस से पूर्वी की टीम और बरखा की टीम अपनी अपनी जगह पर आ चुकी थी। राउंड 2 स्टार्ट होने वाला था। पूर्वी जैसे ही अपने टीम के साथ अपनी जगह पर आकर खड़ी हुई, तभी अचानक से उसे चक्कर आना महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसको के सामने धीरे धीरे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी उस पर ज्यादा ध्यान ना देते हुए चुपचाप अपने टीम के मेंबर की बातों को सुनने लगी, जो एक साथ जुट होकर प्लानिंग बना रहे थे। बरखा पूर्वी के एक्सप्रेशन को देख रही थी। हालांकि बरखा अपने मेंबर के साथ बातें भी कर रही थी, लेकिन बातें करते समय भी उसका ध्यान पूर्वी के एक्सप्रेशन पर था। होस्ट ने राउंड 2 स्टार्ट करने का घोषणा कर दिया, जिसे सुनने के बाद सभी मेंबर अपनी अपनी जगह पर आ चुके थे। जैसे ही यह घोषणा खत्म हुआ, तभी पूर्वी अपने मेंबर में से एक लड़की को जाने का इशारा करती है, जिसे देखने के बाद वह लड़की कबड्डी कबड्डी बोलते हुए बरखा के टीम में जाकर सभी को छूने की कोशिश करती है। जब बरखा ने देखा कैसे पूर्वी की टीम से आई हुई मेंबर सभी को पकड़ने की कोशिश कर रही है, तो बरखा अपने मेंबर को कुछ इशारा करती है। इसे देखने के बाद उसके सारे मेंबर पूर्वी के टीम से आई हुई मेंबर को चारों तरफ से घेर लेती है और फिर उसे एक साथ पकड़ती है। जैसे ही बरखा के मेंबर ने पूर्वी के मेंबर को पकड़ा, तभी 2 मिनट बाद पूर्वी की टीम से आई हुई मेंबर धीरे से ही कबड्डी कबड्डी बोलना बंद करने लगी।
जिसे देखने के बाद में उसे आउट होने का घोषणा दे दिया। ये देखकर पूर्वी और पूर्वी के मेंबर उदास हो गए। उनमें से एक मेंबर आउट हो चुका था, तो अब पूर्वी के पास केवल 6 मेंबर ही बचे हुए थे। बरखा की टीम काफी खुश हो रही थी। धीरे धीरे करके उन दोनों की टीम एक दूसरे के आर पार जाकर आउट करने की कोशिश कर रही थी। अब राउंड 2 में केवल 3 मिनट बचे थे। पूर्वी का ध्यान अपने मेंबर पर गया, जिसमें केवल वह खुद मिलाकर 4 बची हुई थी और वही बरखा की टीम में से केवल बरखा ही बची हुई थी। ये देखते ही पूर्वी के होठों पर मुस्कुराहट आ गया, क्योंकि अब यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा था पूर्वी की जीत होने वाली है। होस्ट वहाँ का नजारा देखकर हैरान भरी आवाज में कहते हैं, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है राउंड 2 की कंपटीशन इतनी तगड़ी होगी। मिस पूर्वी की मेंबर ने क्या एंट्री मारा है। राउंड 1 में तो किसी को भी इतने जोश के साथ खेलते हुए नहीं देखा, जितना राउंड 2 में मुझे दिखाई दे रहा है। अब तो ये देखना है क्या मिस बरखा इन 3 मिनट में टीम को हरा पाती है, या फिर राउंड 1 में जैसे उन्हें हार हासिल मिली है वैसे ही राउंड 2 में भी उन्हें हार हासिल मिलेगी। होस्ट का इतना ही कहना था। तभी बरखा गुस्से में दांत पिसकर पूर्वी से कहती है, तुम्हें तो मैं जीतने नहीं दूंगी। आज इस कबड्डी मैच की विजेता मैं बनकर रहूंगी। मैं अकेली हूँ तो क्या हुआ, अकेले रहकर भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अब तैयार हो जाओ। पूर्वी यह कहकर बरखा कबड्डी बोलते हुए पूर्वी के टीम में गई। बरखा को टीम में जाते हुए देखकर स्टेडियम में बैठे सभी लोग एकटक ध्यान लगाए गेम को देखे जा रहे थे, क्योंकि बरखा अकेली थी और पूर्वी के पास अभी भी 4 मेंबर बचे हुए थे। वहां पर साफ दिखाई दे रहा था पूर्वी की टीम जीत रही है। बरखा जैसे ही पूर्वी के टीम में एंट्री मारी, तभी पूर्वी के बचे हुए 3 मेंबर जल्दी से बरखा को पकड़ लेते हैं। लेकिन पूर्वू एक जगह खड़े रहकर बरखा को ही देखे जा रही थी। वह अपने कदम आगे बढ़ाना चाहती थी, पर ना जाने क्यों उसका खुद का शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर उसके होंठ खुल नहीं रहे थे। उसे अपने सामने सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। जब पूर्वी के मेंबर ने देखा पूर्वी बरखा को पकड़ने के लिए नहीं आ रही है, तो उसकी मेंबर में से एक मेंबर पूर्वी को देखकर गुस्से में कहती है, पूर्वी तुम्हारा ध्यान कहाँ है, जल्दी से यहाँ पर आओ, हमें इसे पकड़ना है, हम जीत के बहुत करीब हैं। अपनी मेंबर की बात सुनने के बाद भी पूर्वी चुपचाप बरखा को ही देखे जा रही थी, लेकिन उसके कदम एक बार भी आगे नहीं बढ़े। ये देखकर स्टेडियम में बैठे सभी लोग हैरान थे। आर्यन भी पूर्वी को ना खेलते हुए देखकर हैरानी में था। तभी होस्ट परेशान भरी आवाज में कहते हैं, मिस पूर्वी आपका ध्यान कहाँ है? आपके मेंबर आपको आवाज दे रही है, आप उनके बातों को इग्नोर क्यों कर रही है? अभी भी आप अपने जीत के काफी करीब हैं। अगर ऐसे में आपने अपने मेंबर के बातों को इग्नोर किया तो जायज सी बात है, आपके साथ साथ आपके मेंबर भी इस कबड्डी मैच को जीत नहीं पाएंगे। होस्ट ने इतना ही कहा था, तभी बरखा पूर्वी के सारे मेंबर को छूकर निकलकर तुरंत पूर्वी के पास आकर फिर उसके हाथों को छूकर अपनी जगह पर चली गई। जैसे ही बरखा पूर्वी और उसके साथी के मेंबर को छूकर अपनी जगह पर आई, तभी वहां स्टेडियम में बैठे काफी लोग पूर्वी से निराश हो गए। जहां सारे लोग तालियां बजाने के इंतजार में थे, वहीं सभी लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन पूर्वी को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। उसे अपने सामने सालों पहले गुजरा हुआ अतीत नजर आने लगा। सालों पहले भी ऐसे स्टेडियम के बीचों बीच वो अकेली खड़ी थी और वहां मौजूद लोग उसे सुनाए जा रहे थे,